बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ में आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, इसी टॉपिक को हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा था, लेकिन उस वक्त हमने अपनी एग्जांपल ली थी कुछ इस तरीके की कि दो हमारे पास सफ़ेयर हैं और दोनों मूव कर रहे हैं, कुछ देर बाद दोनों आपस में टकराते हैं। तो इस वाली एग्जाम्पल की मदद से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझा था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना एक गन और एक बुलेट, इनका सिस्टम लेंगे। ठीक है, गन होगी और बुलेट होगा, तो इन दोनों के सिस्टम की मदद से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है और इस चैप्टर नंबर 3 का जो लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी जो चैप्टर्स हैं मैथ के, न्यूमेरिकल्स और आपकी जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं वो आपको कैसे चाहिए, उनकी प्लेलिस्ट है किस तरीके से मिलेगी वो मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। और इस टॉपिक को आपने लिखना कैसे है, इसकी हाइडिंग्स वगैरह जितनी भी होंगी वो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आप वैसे वैसे देखते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं बात करूँगा इस वर्ड के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर। ये जो वर्ड है ना कंजर्वेशन, इसका मतलब है तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा लेना। ठीक है, तो ये लॉ भी यही करता है कि जो मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या कर देता है, उसके मोमेंटम को महफूज कर लेता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। और मतलब उसका मोमेंटम तब्दील नहीं होता सिस्टम का। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपरली, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है क्या। तो डेफिनेशन है इसकी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, एक तो मोमेंटम किसका लेना है, आपने पूरे सिस्टम का लेना है। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जब आप निकालेंगे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जितना उसका मोमेंटम शुरू में होगा, टकराने के बाद भी उसका मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो किसी भी सिस्टम का शुरू वाला मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन वो सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए। अब देखते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं हम। तो आइसोलेटेड सिस्टम को समझते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है, मैं अगर आपको एक मिसाल से समझाऊं कि मेरे पास अगर एक बॉल है और वो ग्राउंड के ऊपर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इस बॉल के ऊपर फोर्स अमल कर रही है ना, ज़मीन की, इस ग्राउंड की फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऊपर क्या कर रही है, अमल कर रही है। तो ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है ये क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स है और ये अमल कर रही है। ठीक है, तो किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करनी चाहिए। तो वो सिस्टम क्या होना चाहिए, वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम लें जो कि आइसोलेटेड है, तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी हम एक ऐसा अभी हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम फर्ज कर लेते हैं, एक गन का और एक बुलेट का। ठीक है, सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक गन है और एक बुलेट है, इन दोनों का सिस्टम है। मतलब ये एक पूरा सिस्टम है आपके पास गन और बुलेट का, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी किस्म की अमल नहीं कर रही। ओके, तो स्टार्टिंग पर क्या होगा, स्टार्टिंग पर तो मेरी ये बुलेट क्या होगी, इस गन के अंदर ही होगी। तो फर्ज करें जी अभी ये जो बुलेट है मेरी गन के अंदर ही है, तो जो शुरू में इनिशियल मोमेंटम होगा मेरी इस गन का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और मेरी बुलेट का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं अगर नाम दे दूं तो बेहतर रहेगा, मैं अपनी इस गन के मैस को एम कह देता हूँ, इस गन के मैस को मैं कह देता हूँ, इसका मैस एम है, और इसकी वेलोसिटी को कह देता हूँ वी। और मेरी जो बुलेट है उसके मैस को मैं क्या देता हूँ, स्मॉल एम।
उसके मास को हम स्मॉल m कह देते हैं, और इस गन की जो बुलेट की जो वेलोसिटी होगी उससे मैं क्या देता हूँ स्मॉल v कह देता हूँ। ठीक है, छोटा v कह देता है, स्मॉल v। अब स्टार्टिंग की बात की जाए, अगर इनिशियल की बात की जाए कि शुरू में तो ये दोनों रेस्ट में, अभी मैंने गोली नहीं चलाई, गोली गन के अंदर ही है, तो शुरू में इस गोली की वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और गन की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा, दोनों का ज़ीरो हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ m का मतलब है ना, स्मॉल m का मतलब है ये बुलेट, तो बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ही ये जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m, बड़े m का मतलब है कि इस बंदूक का मोमेंटम भी क्या होगा, शुरू में ज़ीरो होगा, दोनों का मोमेंटम ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल है। तो दोनों की वेलोसिटी जो है शुरू में क्या है, ज़ीरो है, तो जब ज़ीरो उनके मास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, तो मोमेंटम क्या आएगा, मेरा ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों का वो क्या रहेगा, मेरा ज़ीरो रहेगा। तो जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो लिखते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल कितना हो जाएगा, पहले का भी ज़ीरो है और दूसरे का भी ज़ीरो है, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, मेरा ज़ीरो ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि अपनी गन को फायर कर देते हैं। ठीक है, गोली को चला देते हैं, तो गोली चलेगी, चल के गोली आ जाएगी बाहर। अब जब गोली मूव करेगी आगे की तरफ तो गोली की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और मेरी बंदूक क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, और बंदूक के अंदर भी क्या हो जाएगी, कोई ना कोई वेलोसिटी तो आ जाएगी। तो अब वेलोसिटी है इनके अंदर, तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी पैदा होता है। तो अब मैं इनका फाइनल मोमेंटम निकालता हूँ, गोली चलाने के बाद वाला मोमेंटम। तो पहले मैं अपने इस गोली का मोमेंटम निकालता हूँ। तो वो मोमेंटम कैसे आता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से। तो मास क्या है, गोली का m है, और वेलोसिटी क्या है v। तो मेरी किसका फाइनल मोमेंटम आ गया, गोली का। अब मैं अपने बंदूक का भी फाइनल मोमेंटम निकालता हूँ। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 कैसे आएगा, इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो इसके मास को m, कैपिटल M कह दिया हमने, और इसकी वेलोसिटी को कैपिटल v कह दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम। तो पहली का मोमेंटम था एम वी प्लस दूसरी गन का मोमेंटम है मेरा कैपिटल एम वी। तो ये मेरे पास आ गया मेरा टोटल मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का कानून तो ये कहता है कि जो कांस्टेंट है, मेरा जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि जितना मेरा स्टार्टिंग पर मोमेंटम था, जितना मेरा इनिशियल मोमेंटम था, और जितना मेरा फाइनल मोमेंटम है, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो मैं मतलब कि इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि कंजर्वेशन का लॉ कह रहा है हमें कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ इसी बात को कि मेरा जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो गोली चलाने से पहले वाला मोमेंटम किसके बराबर होगा, गोली चलाने के बाद वाले के मोमेंटम के। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायर, और वो किसके बराबर होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर, के गोली चलाने के बाद वाला जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम तो मेरा ज़ीरो था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ज़ीरो लिख दूंगा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये था मेरा फाइनल मोमेंटम, और वो है मेरा एम वी प्लस कैपिटल एम वी। ठीक है, तो देखें हमें तो कंजर्वेशन का लॉ ये कह रहा था कि जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल होगा। इनिशियल तो ज़ीरो है, तो मतलब ये है कि मेरा फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन देखने में तो लग रहा है कि ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी कोई ना कोई वैल्यू होगी इसके अंदर जमा हो रही है, आगे वाले का मोमेंटम जमा हो रहा है, तो दोनों का मोमेंटम जमा होके तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, ज़ीरो तो नहीं ना आएगा। देखने में तो मैं ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा,
लेकिन आना जीरो ही चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन का लॉ कहता है जितना शुरू में है उतना ही एंड में होना चाहिए। शुरू में जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। तो फिर ये जीरो कैसे होगा? देखने में तो लग रहा है ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जमा हो रही है, ये भी वैल्यू, ये दो वैल्यूज आपस में जब जमा होती हैं जीरो तो नहीं आता। देखिए जीरो आता है जब आपस में जमा होती है। किस तरीके से? अगर वो कुछ इस तरीके से जमा हो रही हो कि एक वैल्यू फर्ज करो मेरे पास 5 है और दूसरी वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास -5 हो जाए, तो अब ये जमा होकर जीरो ही आएगा ना मेरे पास। तो एग्जैक्टली यही काम इधर होता है कि जितना मोमेंटम मेरी गोली का होगा, जितना मोमेंटम मेरी बुलेट का होगा, जितना मोमेंटम मेरी गोली का होगा, उतना ही मोमेंटम मेरी सारी की सारी गन का भी होगा। सेम मोमेंटम होगा, जितना इसका मोमेंटम है उतना ही इसका मोमेंटम होगा। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मेरी बंदूक पीछे की तरफ मूव कर रही है और मेरी जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इन दोनों का मोमेंटम। फर्ज करो अगर गोली का मोमेंटम मेरा 5 है तो मेरी बंदूक का मोमेंटम क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? ज़ीरो हो जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया कि अगर मेरी इस गोली का मोमेंटम 5 होगा तो मेरी जो गन है उसका मोमेंटम क्या होगा? -5 होगा। तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? ज़ीरो ही रहेगा। तो कंजर्वेशन का लॉ जो है वो हमारा गलत नहीं है, वो होल्ड करता है, यहाँ पर भी होल्ड करता है। अब हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो गन है इसका मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये आप कैसे प्रूव करोगे? वो इस तरीके से देखें, इसी को यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो मेरे पास MV है इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -MV इज इक्वल टू MV रह जाएगा। और ये कैपिटल M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो -MV डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू कैपिटल V। कैपिटल V क्या था मेरे पास? इस गन की वेलोसिटी थी ना, इस गन की वेलोसिटी थी ना कैपिटल V, और वो मेरे पास क्या आ रही है? देखें गन की वेलोसिटी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। मतलब क्या हुआ कि मेरी गन पीछे की तरफ मूव करेगी और मेरी बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी। अब ये पीछे की तरफ इसलिए मूव कर रही है ताकि इस गन का जो मोमेंटम है वो नेगेटिव बने। जितना इस गोली का मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम कितना किसका बने? इस पूरी बंदूक का बने, ताकि ये दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर दें और पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहे? ज़ीरो रहे। ठीक है, कंजर्व रहे, क्योंकि शुरू में ज़ीरो था इसलिए बाद में भी इनका क्या रहे? ज़ीरो रहे। तो पूरे सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बंदूक को क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ताकि इसका मोमेंटम गोली के मोमेंटम को क्या करे? कैंसिल करे, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व रहे। मतलब शुरू में जितना था उतना रहे, और शुरू में ज़ीरो था और पूरे सिस्टम का भी क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो मोमेंटम के लॉ को होल्ड करने के लिए इस पूरी बंदूक को क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ मूव लाजमी करना पड़ेगा। ये पीछे की तरफ मूव करेगी तब भी इसके मोमेंटम, इसका मोमेंटम इस गोली के मोमेंटम को क्या करेगा? कैंसिल करेगा, और सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ओके, तो यही था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने अपनी इस बंदूक के ज़रिए ये भी प्रूव किया, और ये भी हमने देख लिया कि वाकई इस बंदूक की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव होने की वजह से इस बंदूक का मोमेंटम भी क्या होगा? नेगेटिव, और इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम को क्या करेगा? कैंसिल, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब इसी बात को हम 2-3 और एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्ज करें जी ये आपके पास क्या है? आपका रॉकेट है। अब रॉकेट में जब आग लगती है सारी गैसेस बाहर निकलती है। शुरू में तो ये गैसेस रॉकेट के अंदर ही थी ना, तो शुरू में इस गैसेस का और रॉकेट का दोनों का मोमेंटम क्या था? ज़ीरो था। गैस का भी मोमेंटम ज़ीरो, रॉकेट का भी मोमेंटम ज़ीरो, दोनों को जमा किया तो आंसर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। लेकिन जब आग लगती है तो गैसेस तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलती हैं, तो इतने ज़्यादा स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ ये बाहर निकलेंगी तो इनका मोमेंटम ज़ीरो तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना मोमेंटम। अब जब भी कोई बॉडी हरकत करती है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ मोमेंटम उसका होता है। तो अब गैसेस पीछे की तरफ हरकत कर रही हैं तो गैसेस का भी कोई ना कोई मोमेंटम तो होगा।
तो फर्ज करें गैसेस का मोमेंटम अब यहाँ पर कितना है, 7 है। अब गैसेस का मोमेंटम 7 है तो रॉकेट भी आगे की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है। तो रॉकेट के अंदर भी मोमेंटम पैदा हो जाएगा। अब रॉकेट के अंदर कितना मोमेंटम पैदा होगा, रॉकेट के अंदर इसके जितना ही मोमेंटम पैदा होगा जितना गैसेस का है। गैसेस का 7 है तो रॉकेट का भी क्या होगा, 7 होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और गैसेस नीचे की तरफ। अगर गैसेस का मोमेंटम 7 है तो रॉकेट का क्या होगा, -7 होगा। वो इसलिए क्योंकि -7 और +7 जब ये दोनों ऐड होंगे आपस में तो आंसर क्या रहेगा मेरा, 0 रहेगा। ओके, तो सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को होल्ड करने के लिए इस रॉकेट को क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये आगे की तरफ मूव करेगा तब भी इसका मोमेंटम -7 होगा और फिर जाके पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो पूरे सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इस रॉकेट को मूव करना पड़ेगा ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड कर सके, ठीक है। तो यही काम हमारे हवाई जहाज़ों में भी होता है। इनके अंदर क्या होता है, ये हमने लगाया होता है जेट इंजन। अब जेट इंजन क्या करते हैं, हवा को बहुत तेज़ी के साथ, बहुत प्रेशर के साथ बाहर की तरफ धकेलते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ हवा बाहर की तरफ निकलती है। अब शुरू में तो हवा का मोमेंटम नहीं ना इतना होता, बाद में जब ये जेट इंजन से गुजरती हैं तो हवा का कोई ना कोई मोमेंटम हो जाता है। तो शुरू में तो इनका मोमेंटम 0 था, लेकिन बाद में इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स सपोज इनका मोमेंटम बाद में हो गया हमारे पास 15 हो गया, इंक्रीज हो गया मोमेंटम। अब हवा का मोमेंटम शुरू में 0 था, बाद में 15 हो गया। तो ओवरऑल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो शुरू में था उतना ही मोमेंटम बाद में होना चाहिए। तो शुरू में हवा का मोमेंटम भी 0 था और जो जहाज़ है मेरा वो भी आराम से खड़ा था, तो जहाज़ का मोमेंटम भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही हवा निकलेगी, इन जेट इंजन चलना स्टार्ट होंगे और ये बहुत प्रेशर के साथ हवा को पीछे की तरफ धकेलेंगे, तो हवा का तो कुछ ना कुछ मोमेंटम हो जाएगा। हवा का मोमेंटम हमने फर्ज कर लिया कितना हो गया, 15 हो गया। अब हवा के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए जहाज को भी क्या करना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई मोमेंटम बनाना पड़ेगा। तो अपना मोमेंटम बनाने के लिए जहाज क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जहाज जब आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर भी क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। और जितना मोमेंटम गैसेस का उतना ही मोमेंटम हमारे हवाई जहाज का भी बनेगा। ओके, तो ओवरऑल क्या होगा कि दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। गैसेस मेरी पीछे की तरफ थी और रॉकेट आगे की तरफ था, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से जो जहाज़ है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, -15। और देखिए प्लस वाला 15 और माइनस वाला 15 दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा मेरा, 0 ही रहेगा। तो देखें स्टार्टिंग पर मेरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 था और बाद में भी मेरे पूरे मोमेंटम का सिस्टम क्या रहा, 0 ही रहा। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है हमारा वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है। जितना शुरू में है उतना ही बाद में रहता है पूरे सिस्टम का। ओके, तो सिस्टम के मोमेंटम को दोबारा से 0 करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हवाई जहाज़ को आगे की तरफ मूव करना ही पड़ेगा और सेम मोमेंटम के साथ, ताकि ये हवा के मोमेंटम को अपने मोमेंटम से कैंसिल कर सके और जितना सिस्टम का पहले मोमेंटम था दोबारा उतना ही हो जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करने के लिए जहाज़ को आगे मूव करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुतालिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको इसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी समझ आई होगी। ये सारी हेडिंग वगैरह जैसे मैंने बनाई है ऐसे ही आपने बनानी है और ऐसे ही आप लिखाइएगा पेपर में भी। बाकी अब अपनी प्लेलिस्ट आपने कैसे हासिल करनी है वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।
वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।